सेकंड सेम हिस्ट्री लेसन 4th वीडियो संख्या आपकी 5 है। 5th वीडियो है ये। हम पढ़ रहे थे तुर्कों के जो आक्रमण हुए उनके प्रभाव क्या पड़े भारत के समाज के ऊपर। तो उसमें पिछली वीडियो में हमने तात्कालिक प्रभाव के बारे में देखा था, जो उस समय प्रभाव पड़े कुछ तो तुरंत जिसका फायदा नुकसान जो होना था, लेकिन कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जिनके दूरगामी प्रभाव पड़े, जिनसे लंबे समय तक समाज प्रभावित रहा। तो ऐसे दूरगामी प्रभाव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गजनी और गोरी का जो आक्रमण हुए, तुर्क और अफगान शासन की जो शुरुआत होती है, तो उससे राजनीतिक तत्वों के प्रवेश से काफ़ी बदलाव जो है, जो सामाजिक ढांचा राजनीतिक ढांचा होता है उसमें बदलाव आता है। उस सारे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, पहला जो परिवर्तन आता है वो होता है शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हो जाती है, जो कि अब तक ज़्यादा नहीं थी सामंतीय ढांचे के कारण से। सुल्तान उसमें मुख्य हो जाता है। हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि हर्ष गुर्जरहार प्रतिहार का जो संघर्ष था, या उसके बाद या उससे कोई जो है मतलब ज़्यादा जो है केंद्र जो है इनके बाद जो है केंद्र कमज़ोर हो गया था। तो शक्तिशाली ऐसा राजा नहीं हो पाया जो सारे को इकट्ठा कर सके। तो अब तुर्क शासन की जो सफलता जो हुई, राजपूतों के बारे में तो हम पढ़ ही आए हैं कि वहाँ पर तो सामंती ढांचा था राजपूतों के काल में। तो लेकिन अब जब तुर्कों के शासन की स्थापना हो जाती है तो शक्तिशाली जो है केंद्र के रूप में उभरता है। अब केंद्र का मतलब क्या है? केंद्र का मतलब है सुल्तान, जो सारे शासन के ऊपर अपनी पकड़ रखता है। तो शासक को क्या कहा जाने लगा? सुल्तान। सुल्तान सर्वे सर्वा था, केवल नाम का नहीं था, वास्तव में ही सर्वे सर्वा था। और इन लोगों ने, जितने सुल्तानों ने मजबूत करने का अपने आप को प्रयास किया कि उसको कोई चुनौती न दे सके। पद की जो प्रतिष्ठा थी सुल्तान की, गरिमा थी, उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए इनके द्वारा, ऊंचा स्तर दिया गया। फारस के जो रीति रिवाज थे, तरीके थे, उनका भी चलन किया गया। व्यवस्था में अपना लिया। गहरा प्रभाव जो है फारसी व्यवस्था का, संस्कारों का, संस्कृति का पड़ा भारत के ऊपर। धीरे धीरे सल्तनत पर भारतीय परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा था। प्रभाव तो भारतीय भी पड़ा था, लेकिन वो थोड़ा ही पड़ा, फारसी प्रभाव ज़्यादा आया। तो ये हमने सैद्धांतिक तौर पर दिल्ली के नए शासक अपने आप को खलीफा के अधीन मानते थे। इल्तुतमिश ने खलीफा से प्रार्थना करके अपने पद की स्वीकृति मांगी। खलीफा ने उसे सुल्तान पद की स्वीकृति दे दी, परंतु सच्चाई है कि सुल्तान प्रभुत्व संपन्न शासक एवं स्वतंत्र राजा थे, शासन का प्रधान था। भारतीय शासकों से उसकी जो स्थिति थी समाज में वो भिन्न थी। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर एक सल्तनत की स्थापना होती है। प्रभुत्व संपन्न मतलब सारे अधिकार अपने पास थे, लड़ाई करने का, किसी को छोड़ना है, किसी को राज्य देना है, कुछ भी बांटना है, ऐसा नहीं किसी से पूछ के उसको ये काम करने पड़ते। तुर्क आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने वाला, महत्वपूर्ण जो पद थे उनको प्राप्त करने वाला एक वर्ग पैदा होता है। तो वो वर्ग क्या कहलाता है? अमीर वर्ग होता है या कुलीन वर्ग, एक ही बात है। तो ये पुराने राजपूत वर्ग से थोड़ा भिन्न था, शक्तिशाली था ये काफ़ी, ये वर्ग शुरुआत में। इनका जिला, केंद्र, प्रांत सब पर एकाधिकार था। सुल्तान पर दबाव का काम भी ये लोग करते थे। इल्तुतमिश ने अमीरों को चहलगानी की। इल्तुतमिश ने, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लें आप। इल्तुतमिश ने इन जो अमीर थे, इन अमीरों को चहलगानी या चालीसा परंपरा जो है इन्हें चलाई, एक पत्ती चलाई।
चालीसा की उपाधि दी, 40 प्रमुख अमीरों को छांट लिया गया। इन अधिकारियों को सुल्तान खां मलिक अमीर की उपाधि से नवाजता था। ये अमीर भी आगे तुर्क, अफगान आदि गुटों में बटे हुए थे। ये गुटों में बटे हुए थे, इनके भी झगड़े आपस में होते रहते थे, कई दिखते थे इनकी भी, वो भी हम पढ़ेंगे कभी। कई इनमें से गुलाम भी थे। ये सुल्तान बनाने हटाने में भूमिका निभाते थे। हटाने या बनाने में जो है भूमिका थी इनकी, सुल्तानों को इतने प्रभावशाली थे। बलबन जो स्वयं पहले कुलीन वर्ग में था ने अमीरों की शक्ति को कम किया। अलाउद्दीन ने भी उन पर अंकुश लगाया। तो अंकुश लगाने वालों में कौन कौन थे? बलबन और अलाउद्दीन अंकुश लगाने वाले शासकों में थे। ये 2 अंक में आपके आ सकता है। तीसरी जो चीज़ हुई वो थी इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता प्रणाली क्या है, अब इसको समझेंगे। ये भी पूरे राज्य को कई इक्तों में, इक्ता मतलब इलाकों में बांट दिया गया। इलाकों में बांट दिया पूरे राज्य को, और प्रमुख जो सेनापति थे उनको सौंप दिए गए। सौंप दिया जाता है ये इलाके। ये सेनापति क्या कहलाते हैं? इक्तादार। जिसके बाद जो इक्ता है उसका वो इक्तादार है। सियासतनामा किताब में निजामुल मुल्क ने इक्ता की परिभाषा देते हुए लिखता है कि इक्ता राजस्व के हस्तांतरण से संबंधी इकाई थी। राजस्व से संबंधी जो काम होता था उससे संबंधी हस्तांतरण इकाई थी। इस राजस्व से सेना का खर्च इक्तादार चलाता था और उस सेना को राजा की सेवा में प्रस्तुत करता था। इलाके में कानून शांति व्यवस्था भी उसी इक्तादार का काम था। वसूल किए गए राजस्व का एक निश्चित अंश या हिस्सा जो है से निजी खर्च भी चलाते थे। शेष जो राशि थी वो सुल्तान के पास भेज दी जाती थी। शेष राशि सुल्तान को। इक्तादार सामंतों के समान अपने इलाके के मालिक नहीं थे। इनकी नियुक्ति सुल्तान करता था। इनको किसी भी समय हटाया भी जा सकता था वहाँ से। इक्ता की आमदनी के लेखे का परीक्षण भी होता था, जांच की जाती थी, गलत तो नहीं चल रहा सब। इस प्रकार इक्तादारों पर सुल्तानों का नियंत्रण होता था और आज्ञा पालक वो होते थे। तो नियंत्रण होता था इक्तादारों के ऊपर, तो इसलिए वो आज्ञा पालक होते थे। तो इस सारे से क्या हुआ? सामंती व्यवस्था का ह्रास हुआ। एक नई परंपरा आ जाती है और सामंती व्यवस्था का ह्रास होने लगता है। तो राजपूत सरदारों को उनके स्थानों से हटा दिया गया। उनको कुछ शर्तों पर अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। सामंतों को अब जमीन के किसी विशेष इलाके पर कोई अधिकार नहीं रहा। सारा अधिकार सुल्तान के पास था। सुल्तान के पास केंद्रित था सारा सिस्टम। इससे इस काल में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। इस प्रकार तुर्कों की वजह से राजपूत सामंतों की सत्ता का ह्रास हुआ। यद्यपि राजपूत सरदारों का पूरी तरह उन्मूलन नहीं किया गया। उन्हें सुल्तानों ने अपने अधीनस्थ बना लिया। जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली उनको उसको बने भी रहने दिया गया। यहाँ पर कुछ उल्लेख करना जरूरी है कि पुराने सामंतों के स्थान पर आने वाले इक्तादारों ने राजा और किसान के मध्य संबंधों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। किसानों को तो अब भी कर देना पड़ता था। तो मुख्य जो इकाई थी किसान, उनके जीवन में तो अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। सत्ताएं बदल रही थी। वही जो निरप कोई भी हो हमको कहानी वाली बात हो रही थी। नई शहरी अर्थव्यवस्था का उदय। तुर्कों की विजय के बाद विजय के अहम प्रभाव में नई जो है शहरी अर्थव्यवस्था का जो उदय है उसको मुख्य रूप से गिना जाता है। मोहम्मद हबीब की राय में ये परिवर्तन इतने प्रभावशाली थे कि इसे शहरी क्रांति, हबीब ने क्या कहा, इसको शहरी क्रांति का नाम दिया। इन परिवर्तनों को इतना महत्वपूर्ण माना है। उसके अनुसार इस शहरी व्यवस्था के उदय और 3 प्रमुख कारण उसने गिनाए। इन 3 प्रमुख कारणों को भी हम समझेंगे। शहरों के आकार और संख्या में वृद्धि। शहरों के
आकार और संख्या में वृद्धि होती है। इस समय में दस्तकारी सामान के उत्पादन में भी जो है वृद्धि होती है। व्यापार तथा वाणिज्य का भी विस्तार होता है। बड़ी संख्या में गुलामों को भी जो है कारखानों में लगाया जाता है। तुर्कों के आगमन से मध्य एशिया से कारीगरों तथा व्यापारियों का भी भारतीय नगरों में आगमन हुआ। गुलामों को कारखानों में सरकारी कारखानों में, और ये जो तुर्क आए थे ये नई तकनीक भी लाए थे साथ में। इस सारे से गांव से भी कारीगरों ने शहरों में प्रवेश किया। तुर्क शासकों ने शिल्प को, व्यापार को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। ये प्रोत्साहन देने का ही मुख्य कारण था कि कुशल कारीगरों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान मिला। धीरे धीरे ये शहर व्यवसाय के केंद्र बन गए। तो इस प्रोत्साहन से ये व्यवसाय के शहर केंद्र बनते गए। जहाँ बाजार और व्यापार उन्नत दिशा में था, यही यहाँ पर वही पत्थर, वस्त्र, धातु, ईंट, कपड़ा, सुगर, चमड़ा, सब प्रकार के बारीक मोटे व्यवसाय होते थे। और प्रमुख नगर थे आपके दिल्ली, मुल्तान, लखनौती, सोनारगांव, बड़ौच, खंबात, ये प्रमुख गांव थे। प्रमुख नगर थे देवगिरी। इन नगरों में शासक वर्ग, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक तथा नौकरी पेशा सभी प्रकार की मिलीजुली जनसंख्या रहती थी। इरफान हबीब ने तुर्कों के आगमन के बाद इस नई शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के कारणों की समीक्षा करते हुए लिखा है कि तुर्कों की भारत विजय के बाद इस्लामी देशों से दस्तकार तथा व्यापारी भारी संख्या में भारत आए और नई तकनीक लेकर आए, जैसे कि कालीन बुनना। दूसरा, बड़ी संख्या में गुलामों को प्रशिक्षण देकर सरकारी कारखानों में लगाया गया। तीसरा, एकता प्रणाली से कृषि उत्पादन से बचत का बड़ा हिस्सा लगान के रूप में वसूल कर शहरों में खपत के लिए प्रयोग में लाया गया। और इस प्रकार ग्रामों में तो कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि पहले से अधिक भूमि कर बनने कर वसूल किए गए, और जिससे कि शहरों का विस्तार होता है, व्यापार में वृद्धि होती है। सहायक प्रक्रिया के रूप में शासक ने इसको यूज किया। अब आता है नया जो आपका बिंदु है, अगला जो बिंदु है वो है नई स्थापत्य कला। तो स्थापत्य के क्षेत्रों में भी नए तत्व आए, नए तत्वों का प्रवेश होता है। फारसी तत्व लेकर आए थे, हमने पढ़ा था। वहाँ से मध्य एशिया से कारीगर भी भारत आ रहे थे, ये भी हम पढ़ के आए ऊपर। तो इस स्थापत्य कला को इंडो सारासेनिक क्या बोलते थे? इंडो सारासेनिक कहना भी उपयुक्त नहीं, जैसा कि प्रभूषण महोदय ने कहा है। कुछ इतिहासकार इसे पूरी तरह भारतीय कला कहते हैं, भारतीय भी पूरी तरह से नहीं है। तो ये मिश्रित थी। कैसी थी ये? मिश्रित कला थी, भारतीय तथा इस्लामी का मिश्रित रूप था। तो मार्शल क्या कहते हैं, सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक स्थापत्य, इंडो इस्लामिक स्थापत्य मात्र इस्लाम का स्थानीय रूप नहीं था, न ही प्राचीन भारतीय कला का सुधरा हुआ रूप था, अपितु इसने दोनों ही स्रोतों से अपनी विशेषताएं प्राप्त की, यद्यपि समान रूप में ही नहीं। कई कारण थे इस मिश्रण के, क्या कारण थे वो समझेंगे हम। तुर्कों के कारीगर शामिल हो गए थे, तुर्कों ने कई कारीगर शामिल थे इस सारी प्रक्रिया में। दूसरा, सल्तनत काल में हिंदू और जैन मंदिरों की, हिंदू वेरी इंपॉर्टेंट, जैन मंदिरों की जो तोड़ा गया था इनको, उनकी सामग्री का प्रयोग कहाँ पर किया गया? मस्जिद मकबरे बनाने में किया गया। जैसे कुतुब मीनार से समीप मस्जिद है
कुव्वत उल इस्लाम, इसमें इसका प्रयोग हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसको बोलते हैं, नोट कर लें आप। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बन गया। 2.5 दिन में कैसे बनेगा? वही उसी के ऊपर कुछ हमारा जो मंदिर था उसी को जो है थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के कुछ बना दिया गया, साज सजावट कर दी गई उसकी इस्लामिक कला के हिसाब से। तो मुख्य इमारतों में जो है इनके क्या बनाते थे? मेहराब और गुंबदों का निर्माण करते थे। तो ये इन्होंने इनका निर्माण कर इनका ढांचा बदला और उसको इस्लामिक रूप दे दिया। हालांकि भारतीय वास्तुकार इस प्रकार के कला के रूप में परिचित थे, परंतु इनका व्यापक पैमाने पर प्रयोग नहीं हुआ था। मिश्रित नए मसाले का प्रयोग भवनों के निर्माण में हुआ। नई तकनीकों से इमारतों में भी क्या आई? दृढ़ता आई, मजबूती आई। तो ये हमने पढ़ा नई स्थापत्य कला के बारे में। छठा बिंदु है जाति प्रथा पर प्रभाव। इस्लामी जो समाज था उसमें एकता का जो है भावना थी, और वो भी गहरी भावना छिपी हुई थी। हिंदू समाज के समान भेदभाव वहाँ पर नहीं था, उस समय नहीं हुआ या कम होगा। भारत में तुर्कों के आगमन तथा सल्तनत की स्थापना हो जाने का अर्थ निम्न जातियों के लिए कुछ हद तक भेदभाव तथा ऊंच नीच की भावना की समाप्ति था। शहरों में अनेक शिल्प जातियों ने इस्लाम अपना लिया। शहरों में निम्न जो शिल्प जातियां थी वो तंग आ चुके थे हिंदू धर्म के भेदभाव से, तो उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। दबाव के कारण से भी और आवश्यकता के कारण से भी और इस भेदभाव के कारण से भी, कई कारण रहे। जाति के स्तर पर होता था, व्यक्तिगत स्तर पर पूरी की पूरी जाति जो है जाति के स्तर पर धर्मांतरण होता था। ये बड़ी बात थी। तो गहरा प्रभाव पड़ा, भेदभाव पहले से ही था। शिया सुन्नी के भेद के अतिरिक्त अशरफ जिन्हें ऊंच माना जाता था, ये आ गया ना। मुसलमानों में भी भेद था, अशरफ का मतलब था ऊंच, शिया सुन्नी भी भेदभाव था। अजलफ निमन होते थे मुस्लिमों में। इस्लाम अपनाने पर भी भारतीय जाति अपने रीति रिवाज अपना जो है परंपराएं जारी रही उनकी, चाहे उन्होंने इस्लाम क्यों न अपना लिया, वो संस्कार वही रहे कुछ हद तक। तो सामाजिक स्तर में बदलाव नहीं हुआ कुछ ज़्यादा। उधर हिंदुओं ने नियम और कठोर कर दिए जाति प्रथा के। कोई लाभ इससे नहीं होना था, इससे समाज का और टूटन ही होनी थी। अगला बिंदु है हमारा हिंदू जनता पर प्रभाव। तुर्कों के भारत आगमन के साथ ही उत्तरी भारत में गैर इस्लाम के मानने वालों से उनका व्यवहार क्या था, अर्थात तुर्कों के बाद इस्लाम मत में विश्वास रखने वाले शासकों ने किस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई, किस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई और उसका समाज पर क्या असर पड़ा, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मोहम्मद के आक्रमणों का प्रभाव का उल्लेख करते हुए अल-बरूनी लिखता है, मोहम्मद ने देश की समृद्धि को बिल्कुल नष्ट कर दिया। उसने ऐसा शोषण किया जिसके द्वारा हिंदू धूल के कणों के समान इधर उधर बिखर गए। अल-बरूनी लिखता है कि उसने देश को नष्ट कर दिया मोहम्मद गजनवी के बारे में, और हिंदू ऐसे बिखर गए जैसे धूल के कण बिखर जाते हैं। उनके अवशेषों में मुसलमानों के लिए अत्यंत घृणा की भावना बनी रही। इस प्रकार बहुत सी इतिहास की पुस्तकों में तुर्क अफगान शासकों को खून के प्यासे, अत्याचारी कहा गया है। केएस लाल का कहना है कि सुल्तानों ने धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदुओं की जनसंख्या 1/3 कर दी। और इस धर्म परिवर्तन के कारण घृणा करने लगे हिंदू,
और इसके कारण से वो अलग अलग ही बने रहे आगे तक भी। परंतु बहुत से इतिहासकारों के अनुसार ये कहना ठीक नहीं है कि इतने अत्याचार भी नहीं हुए जितना कि बताया जा रहा है। ऐसा कोई बल का प्रयोग भी नहीं हुआ जबकि हुआ था। मंदिरों को तोड़ना अलग मसला था, अलग कैसे हो सकता है। उसने इन्हें क्यों तोड़ा, इसका कारण इतिहासकारों के अनुसार धन संपत्ति, कोई कुछ अब अपने अपने तर्क देंगे। यद्यपि जो भी जैसे भी किया उसने, इसका व्यवहार इस्लाम धर्म के अनुरूप भी नहीं था, न ही मान्यता के अनुरूप था। तो परंतु सुल्तानों को राजनीतिक वास्तविकता को भी देखना पड़ता तथा वे उनकी राय को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उलेमा की राय के बारे में बात हो रही है। उलेमा जो मुस्लिम धर्म के गुरु थे, तो उनकी राय जो है आंख मूंद कर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी, जो कि स्वीकार की गई। तो कुल मिलाकर जो है अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जो है दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, जैसे कि हिंदू जनता पर प्रभाव की बात आती है तो जजिया कर भी लगाया गया था। ये एक धार्मिक कर था, ये अपमानित होता था, इससे हिंदू अपने देश में उसको कर देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और असाइनमेंट का भी आपको एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, जिससे आपके असाइनमेंट भी पूरे होते चलेंगे।